हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको पता है कि ऐसी कंपनी जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मेकर है और अब इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी बनने जा रही है। आज हम उसी कंपनी की बात करेंगे और वो है प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड। सिर्फ बोरिंग नंबर से नहीं, बल्कि चार्ट्स के जरिए एनालिसिस सीखेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आए कि बिजनेस की कहानी क्या है। तो आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ये बनी है। अगर आप भी कोई कंपनी की एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले सैटरडे से नम्मा स्टॉक मार्केट वीकली क्लासेस सीरीज स्टार्ट हो रही है और हर थर्सडे एंड संडे एक फ्रेश फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो भी आएगी। चैनल के वीडियो सेक्शन में क्वार्टर रिजल्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियोस मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रदीप फॉस्फेट्स की कहानी चार्ट के साथ। तो दोस्तों, कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बास्केट है। डैप यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जड़ को मजबूत बनाने के लिए स्पेशली वीट और राइस जैसे क्रॉप्स के लिए यूज होता है। एनपीके फर्टिलाइजर्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बैलेंस्ड मिक्स, ये पत्तों, जड़ और फ्रूट्स या सब कुछ बैलेंस करता है। शुगर केन, मेज और वेजिटेबल्स में फार्मर का फेवरेट है। टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये हाई फास्फोरस फर्टिलाइजर है। ऑयल सीड्स और फ्रूट्स के लिए बेस्ट है जहां सॉइल वीक हो। नैनो फर्टिलाइजर्स फ्यूचर का प्रोडक्ट जो डायरेक्टली पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव है और वेस्ट कम होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो डैप रूट्स के लिए है, एनपीके ग्रोथ के लिए है, टीएसपी फॉस्फोरस के लिए है और नैनो एफिशिएंसी के लिए है। कंपनी के पास दो बड़े प्लांट्स हैं, प्रदीप ओडिशा और गोवा में। FY24 में कैपेसिटी 3 मिलियन टन की थी और प्रोडक्शन 2.3 मिलियन टन तक हुआ और सेल्स 2.5 मिलियन टन तक हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है, 4,500 से ज़्यादा डीलर्स हैं और 60,000 से ज़्यादा रिटेलर्स। मतलब इंडिया के हर कोने में फार्मर तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है। आपके गांव या शहर में भी क्या प्रदीप फॉस्फेट का फर्टिलाइजर मिलता है? तो कमेंट में ज़रूर बताओ। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे बड़ा शेयर डैप फर्टिलाइजर का है, यानी 55 to 60%। ये हर क्रॉपिंग सीजन में हाई डिमांड रहता है। दूसरा, एनपीके फर्टिलाइजर का शेयर तेज से बढ़ रहा है, यानी 35 से 40% तक, क्योंकि फार्मर्स बैलेंस न्यूट्रिशन प्रेफर कर रहे हैं। और छोटा हिस्सा एसिड्स और बाई प्रोडक्ट्स जैसे आता है, यानी फार्मर्स की डिमांड शिफ्ट हो रही है। डैप के साथ साथ एनपीके का रोल फ्यूचर में और स्ट्रांग होगा। अब प्रॉफिट साइड से कहानी और इंटरेस्टिंग है। एनपीके फर्टिलाइजर ज़्यादा मार्जिन देता है क्योंकि डिमांड हाई है और बैलेंस्ड क्रॉप न्यूट्रिशन पॉलिसी फार्मर्स को अट्रैक्ट करती है। दूसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कंपनी खुद की फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो कॉस्ट बचाता है। और तीसरा, बाई प्रोडक्ट जैसे जेमाइट और जिप्सम भी एडिशनल पैसा ले आते हैं। मतलब प्रॉफिट का इंजन है एनपीके, इंटीग्रेशन और बाई प्रोडक्ट से। सेल्स का ऑलमोस्ट सब हिस्सा इंडिया में ही होता है। फार्मर्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, एक्सपोर्ट्स नेग्लिजिबल है। लेकिन रॉ मटेरियल जैसे फॉस्फेट रॉक, सल्फर और अमोनिया इंपोर्ट होते हैं। मतलब सेल्स इंडिया इंडिपेंडेंट है और कॉस्ट स्ट्रक्चरल ग्लोबल प्राइसेस और से लिंक्ड है। मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि मैनेजमेंट का क्लियर फोकस है स्केल को बढ़ाना है, यानी MCFL मर्जर के साथ साउथ इंडिया में एंट्री लेना, इंटीग्रेशन और कैपेसिटी एक्सपैंड करना जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना जैसे एनपीके, टीएसपी, नैनो, फार्मर के साथ ज़्यादा कनेक्ट बनाना और सब्सिडी साइकिल को एफिशिएंटली मैनेज करना, यानी ग्रोथ, इंटीग्रेशन और फार्मर कनेक्ट। ये 3 पिलर पर स्ट्रैटेजी चल रही है। दोस्तों, हर बिजनेस के कुछ रिस्क होते हैं।
तो यहाँ पे रेड फ्लैग्स की अगर बात करें तो सब्सिडी डिले होने से वर्किंग कैपिटल टाइट हो जाता है। दूसरा, रॉ मटेरियल जैसे सल्फर और फॉस्फेट की प्राइस बहुत वोलाटाइल होती है। तीसरा, फॉरेक्स रिस्क क्योंकि इनपुट्स इंपोर्ट होते हैं। पॉजिटिव वाइन भी स्ट्रांग है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कॉस्ट को कंट्रोल करता है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है। एमसीएफएल मर्जर के बाद प्रदीप फॉस्फेट इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनी बन जाएगी। साउथ इंडिया में भी स्ट्रांग प्रेजेंस होगी। अब दोस्तों सबसे एक्साइटिंग पार्ट फाइनेंशियल्स, और यहाँ हम सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि चार्ट के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले पिछले 5 साल के सेल्स चार्ट को देखते हैं। और FY23 में पीक यानी 13,000 करोड़ तक गया। FY24 में गिरावट आई 11,500 करोड़ पर, लेकिन FY25 में फिर से रिकवर होके 13,800 के आसपास पहुंच गया। मतलब क्लियर है, शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के बावजूद लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है अगले 5 साल में रेवेन्यू 20,000 करोड़ क्रॉस करेगा? कमेंट्स में लिखो। तो दोस्तों ये चार्ट दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेंड। FY25 में मार्जिन स्ट्रांग था 11%, लेकिन FY23-24 में गिरकर सिर्फ 6% तक आ गया। गुड न्यूज ये है कि FY25 में रिकवरी हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस 9% तक पहुंच गया है। मतलब शॉर्ट टर्म प्रेशर था, लेकिन कंपनी फिर से मार्जिन इंप्रूव कर रही है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये चार्ट क्लियरली दिखाता है कि कंपनी का एबिटा और नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन। FY21 से FY23 तक दोनों स्टडीली ग्रो कर रहे थे, लेकिन FY24 में नेट प्रॉफिट गिरकर सिर्फ 100 करोड़ पर आ गया। ये सब्सिडी और रॉ मटेरियल की कॉस्ट की प्रेशर की वजह से। लेकिन FY25 में जबरदस्त रिकवरी हुई है। एबिटा 1,200 करोड़ और नेट प्रॉफिट 552 करोड़ तक पहुंचकर आ गया है। मतलब एफिशिएंसी वापस इंप्रूव हो रही है और बॉटम लाइन स्ट्रॉन्ग कमबैक कर चुकी है। तो दोस्तों अब देखते हैं कंपनी का रिजर्व्स और बोरिंग्स का ट्रेंड। FY21 में रिजर्व सिर्फ 1,200 करोड़ थे, लेकिन FY25 तक ग्रो होके 3,000 के आसपास आ गए। दूसरी तरफ बोरोइंग FY21 में 1,400 करोड़ से बढ़कर FY23 में 4,000 के ऊपर यानी 4,600 करोड़ तक चल गई थी। गुड न्यूज ये है कि FY24 FY25 में डेट थोड़ा कम हुआ और 4,500 से नीचे आ गया है। मतलब क्लियर है, कंपनी अपना नेटवर्थ स्टडी बिल्ड कर रही है, लेकिन बोरोइंग्स अभी भी ज्यादा है। लॉन्ग टर्म के लिए डेट कंट्रोल करना एक की फोकस होना चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं कंपनी का ईपीएस ट्रेंड। FY21 में ईपीएस अनयूजुअली हाई था 384, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस था आईपीओ और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से। उसके बाद ईपीएस नॉर्मलाइज होकर FY22 में 6.9, FY23 में 3.7 और FY24 में गिरकर 1.2 रह गया। लेकिन FY25 में फिर से रिकवरी हुई है और ईपीएस 6.8 तक पहुंच गया है। मतलब क्लियर है, कंपनी ने डिप के बाद कमबैक किया है और अगर ग्रोथ सस्टेन होती है तो ईपीएस डबल डिजिट क्रॉस कर सकता है। आपको क्या लगता है ईपीएस अगले 2-3 साल में डबल डिजिट क्रॉस करेगा? कमेंट करके बताओ। तो वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का ROCE 13.9% है। मतलब कैपिटल का डिसेंट रिटर्न जनरेट कर रही है, लेकिन अभी इंडस्ट्री के बेस्ट प्लेयर से थोड़ा पीछे है। अगर शेयर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स के पास 56% स्टेक है, जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल है। एफआईज के पास 13%, डीआईज के पास 18%, पब्लिक के पास 11%। मतलब एक हेल्थी मिक्स है जिसमें प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी दिख रहा है। फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों प्रदीप फॉस्फेट की कहानी सिंपल है। स्केल प्लस इंटीग्रेशन प्लस साउथ एक्सपेंशन इज इक्वल टू ग्रोथ इंजन। रिस्क है सब्सिडी और रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी से, लेकिन स्ट्रेंथ भी हैं जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक्सपेंशन और मर्जर का बेनिफिट। आपको क्या लगता है, क्या प्रदीप फॉस्फेट एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकती है? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो।
और याद रखो, नम्मा स्टॉक मार्केट क्लासेस हर सैटरडे स्टार्ट हो रही है, साथ ही और थर्सडे और संडे नए फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस आएंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिख के बताएं आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं नेक्स्ट। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।